गौर से देखिए इस लड़की को। ये वही लड़की है जिसे 1 साल पहले कोई बेहद बुरी हालत में हॉस्पिटल छोड़ गया था। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को याद भी होगा। देखिए इस तस्वीर को। आज वही लड़की देश के लिए पैरालंपिक में पहला गोल्ड लाने वाली लड़की बन चुकी है। ये थी टीवी पर आने वाली एक ब्रेकिंग न्यूज, जिसे आज घर का बच्चा बच्चा देख रहा था। आज हर कोई इस लड़की पर गर्व कर रहा था, मगर कहीं कोई ऐसा भी था जिसकी आंखें उसको देखकर फटी रह गई थी। ये तो वही। कौन थी ये लड़की और क्या थी इसकी कहानी? टीवी पर हर कोई उसकी कहानी जानना चाहता था। सब उसके इंटरव्यू के इंतजार में थे। आज अपनी आप बीती वही बता सकती थी। आखिर कौन थी ये लड़की और कौन था वो जिसकी आंखें इसे देखकर गर्व से नहीं बल्कि हैरत से चौड़ी हो गई थी। कहानी की पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गौर से देखिए इस लड़की को। ये वही लड़की है जिसे 1 साल पहले कोई बेहद बुरी हालत में हॉस्पिटल छोड़ गया था। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को याद भी होगा। देखिए इस तस्वीर को। आज वही लड़की देश के लिए पैरालंपिक में पहला गोल्ड लाने वाली लड़की बन चुकी है। ये थी टीवी पर आने वाली एक ब्रेकिंग न्यूज, जिसे आज घर का बच्चा बच्चा देख रहा था। टीवी पर जारी इस कार्यक्रम में इंस्पेक्टर विक्रम को बुलाया गया था। न्यूज एंकर ने कार्यक्रम को जारी करते हुए विक्रम का स्वागत किया और कहा, इंस्पेक्टर विक्रम, आज आप हमारे खास मेहमान हैं। इस लड़की की कहानी आपके बिना पूरी नहीं हो सकती। पूरी इन्वेस्टिगेशन आपने ही की है। आज उन्होंने गोल्ड जीता है, देश का सिर ऊंचा किया है। आज वो जो कुछ भी है उसका श्रेय वो आपको भी देते हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। पूरा देश ही नहीं बल्कि कितने ही देशों के लोग उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। मिस्टर विक्रम ने बताना शुरू किया, जो इस प्रकार था। उस दिन रात के 1 बजने को थे। कड़कड़ाती ठंड में कोहरे की चादर को चीरती हुई एक कार दौड़ती हुई आई और एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। उसकी स्पीड कोई 100 के लगभग रही होगी, क्योंकि जब उसने ब्रेक लगाए तो पूरा वातावरण उसके टायर से घिसने की आवाज से गूंज उठा। वो एक पल के लिए रुकी। उसमें से किसी ने एक लड़की को बाहर फेंका और अगले पल कार स्पीड से आगे निकल गई। चौकीदार, उसकी नजर कार पर ही थी। वो देखते ही तेजी से दौड़कर लड़की के पास गया तो देखा कि लड़की का शरीर शत-विशत है और लड़की के शरीर से बेहिसाब खून बह रहा है। उसने शोर मचाया और जल्दी से हॉस्पिटल में जाकर वार्ड से स्ट्रेचर लाने को कहा। अरे ये लड़की, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। इसका तो भयानक एक्सीडेंट हुआ लगता है। देखो कितनी बुरी हालत है इसकी। लड़की के शरीर पर पड़े अनगिनत घावों से बहते खून को गार्ड देखता ही रह गया। हॉस्पिटल में चर्चा शुरू हो गई थी। गार्ड ने कहा, बेचारी को जाने कौन इस हालत में यहाँ छोड़ गया। कितनी चोटें लगी हैं बेचारी को, पता नहीं बचेगी भी या नहीं। जिस गार्ड ने उसे सबसे पहले देखा था उसे उस लड़की पर दया आ रही थी। डॉक्टर्स ने भी उसका इलाज तुरंत शुरू कर दिया था। सभी न्यूज चैनल पर यही न्यूज़ वायरल थी। आज हर कोई इस लड़की के विषय में बात कर रहा था। जाने ये किसकी बेटी थी। हर कोई इस खबर को अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर शेयर कर रहा था, जिससे ये खबर इसके माता पिता तक पहुंच जाए। लड़की को डॉक्टर्स की टीम ने देखना शुरू करना दिखा दिया। सर, इसके शरीर पर इतने निशान एक्सीडेंट से हुए तो नहीं लगते। क्या हुआ होगा इसके साथ? एक असिस्टेंट डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में लड़की के जिस्म पर पड़े इतने घाव को देखकर कहा तो सीनियर डॉक्टर ने कहा, आप अपना काम कीजिए। आपकी ट्रेनिंग भी यही है कि मरीज से कभी भी भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना है। ये सुनकर जूनियर डॉक्टर चुप रहकर उसके घाव साफ करने लगा। लड़की का इलाज चल रहा था और बाहर पुलिस आकर स्टाफ से सवाल कर रही थी। चौकीदार ने जितना देखा था उसने उतना बता दिया था। सीसीटीवी की फुटेज निकालने का
आदेश पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम ने दे दिया था और अब उसे डॉक्टर्स के बाहर आने का इंतजार था। जैसे ही सीनियर डॉक्टर बाहर आए तो इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा, डॉक्टर साहब कैसी हैं वो? क्या वो बयान देने के कंडीशन में हैं? सीनियर डॉक्टर मिस्टर नीरज गुप्ता ने कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी ने इतनी जोर से उसका गला दबाया है कि उसकी आवाज़ की गारंटी नहीं, जान से ही मारने की कोशिश की गई थी। अब लेकिन क्या पता वो बोल ही ना पाए। अभी तो फिलहाल वो होश में नहीं है और होश कब आएगा ये भी कहा नहीं जा सकता। जिस्म पर घाव की तो गिनती नहीं। किसी ने बेहद ही निम्रता से इसको मारा है। जल्द से आप इसके परिवार को ढूंढ दीजिए। इस वक्त इसको अपने परिवार की सख्त ज़रूरत है। इंस्पेक्टर विक्रम ने हाँ में गर्दन हिलाई और सीसीटीवी कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। लड़की बिस्तर पर बेहोश थी और उसकी निगरानी के लिए लगाई गई एक महिला कांस्टेबल और नर्स आपस में बातें कर रहे थे। नर्स ने कहा, इसको इतना किसने मारा होगा? कांस्टेबल ने कहा, किसने का तो पता नहीं, लेकिन मारना चाहता था तो छोड़कर क्यों गया? और इलाज ही करवाना चाहता था तो रुका क्यों नहीं? सवाल तो सही था। नर्स ने भी कहा, अरे मैडम, इसका ही पति होगा। ये कमीने पति पहले मारते हैं फिर इलाज करवाने भेजते हैं और कुछ हराम लोग किसी तरह फेंक जाते हैं अपना पीछा छुड़ाने के लिए। अगले दिन सुबह इस हॉस्पिटल के बाहर तमाम न्यूज़ चैनल के पत्रकार आकर पल पल की खबर लेने के लिए जमा हो चुके थे। ये सनसनीखेज खबर और इसकी सच्चाई हर कोई अपने चैनल पर सबसे पहले दिखाने की होड़ में था। अब तक लड़की होश में नहीं आई थी और सबसे पहली खबर ये थी कि लड़की शादीशुदा थी। न्यूज़ चैनल अपनी खबरों में तमाम कयास लगा रहे थे कि कहीं ये पारिवारिक कलह तो नहीं, कहीं वो पुलिस को दोष दे रहे थे कि अब तक इस गाड़ी का पता क्यों नहीं किया गया। इंस्पेक्टर विक्रम सुबह के 9 बजे इस कोहरे भरी ठंड में घटनास्थल बने इस हॉस्पिटल पर मौजूद था। इसे लड़की की पहली प्रतिक्रिया का इंतजार था। लड़की का बयान मामले की जांच के लिए बेहद ज़रूरी था। इंस्पेक्टर को देखते ही पत्रकार उस पर टूट पड़े थे। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बताएंगे कि आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में अब तक इस केस का एक पन्ना जिस और लड़की का नाम होना चाहिए, आप वो ही पता नहीं लगा सके हैं? क्या वजह इसकी? पुलिस की दलाली या पुलिस की कामचोरी? किसी ने पीछे से कहा, आखिर किसे छुपा रहे हैं आप? एक और पत्रकार ने कहा, सीसीटीवी फुटेज तो आपको मिली ही होगी, उससे तो आप अपराधी तक पहुंच ही सकते थे। अब तक ना पहुंच पाने का क्या कारण है? ये सवाल किसी को भी जला देने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि इस घंटे के बाद सिर्फ कुछ घंटे ही तो बीते थे। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ने संयम दिखाते हुए कहा, देखिए, आप लोगों को जल्दी ही सच्चाई का पता चल जाएगा। हम हर खबर आपको देंगे, लेकिन पहले लड़की को होश में तो आ जाने दीजिए। इसके परिवार को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। किसने किया, क्यों किया, सब कुछ पता चल जाएगा। पत्रकार ने ये सुनकर कहा, कोशिश नहीं सर, पुलिस से रिजल्ट और सफलता की उम्मीद होती है, आप वो करके दिखाइए। विक्रम ने कहा, चिंता न करें, इस मामले की गहराई तक पहुंचे बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पत्रकारों को बाहर छोड़कर इंस्पेक्टर विक्रम डॉक्टर के पास पहुंचा और लड़की के बारे में पूछा। डॉक्टर नीरज ने कहा, कुछ घंटों में होश आने की संभावना तो है। जितनी बार इसके शरीर पर किए गए हैं उससे ये कितना बोल पाएगी, या गले के जख्मों के कारण आवाज बाकी भी है या नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है जब तक ये होश में नहीं आती। अब शांत रहकर इंतजार करने के सिवा कुछ रास्ता ही नहीं था। लेकिन विक्रम में मीडिया और उनके रिपोर्टर्स को इससे दूर रखने के इंतजाम करवा दिए थे। अब उनसे किसी को भी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होने की इजाज़त नहीं थी। 2 दिन हो चुके थे और लड़की होश में नहीं आई थी। मीडिया और लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे थे। तीसरे दिन एसपी साहब के साथ मीटिंग में बैठे इंस्पेक्टर विक्रम को जैसे ही डॉक्टर नीरज गुप्ता का कॉल आया तो उसने तुरंत एक्सक्यूज मी
कहकर उनका फोन उठा लिया। उससे तुरंत हॉस्पिटल आने को कहा गया और विक्रम भी एसपी साहब से इजाजत लेकर तुरंत जीप स्टार्ट कर वहां पहुंच गया। लड़की घाव के बिस्तर पर कराह रही थी, लेकिन मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क उसकी मध्यम आवाज को भेद नहीं पा रहा था। जब उससे पूछा गया कि उसका नाम क्या है, तो वो गले पर जोर नहीं दे पाई। गू गू की आवाज के सिवा कुछ समझ नहीं आया। तभी लड़की ने धीरे से एक हाथ उठाकर अपने पैरों की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने विक्रम का चेहरा देखा और लड़की से कहा, आपके पैर ठीक हैं? ये दर्द जख्म के कारण हो रहा है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और अपना नाम और परिवार के बारे में बताइए। फिर से इंस्पेक्टर साहब आपको आपके घर पहुंचा देंगे। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने विक्रम को बाहर बुलाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की के पैरों पर इतने वार किए गए थे कि हड्डी चूरा हो चुकी है और नसें टूट चुकी थी। काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आप इस लड़की को मत बताइएगा, पहले से थोड़ा ठीक हो जाने दीजिए, वरना इसकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। विक्रम सब सुन रहा था। लड़की की स्थिति का सुधरना बहुत जरूरी हो गया था, जिसका अब तक कोई नाम भी नहीं जानता था। मीडिया में शायद इस खबर पर सबकी नजर थी और लड़की किसी के दिए जख्मों से जूझ रही थी। विक्रम लड़की के हर हाल चाल का पता ले रहा था और सीसीटीवी फुटेज द्वारा देखी गई कार की तलाश भी कर रहा था। उसकी मेहनत रंग लाई और कार का पता चल गया। कार किसी कैब कंपनी की थी और कंपनी ने उसके ड्राइवर का पता भी निकाल लिया गया, लेकिन ड्राइवर नहीं मिला। 4 दिन बाद जब लड़की मुश्किल से उठी तो उसने अपने घुटनों तक कटे अपने पैरों की तरफ देखा। आंसू भरी आंखों से पहले देखती रही और फिर पास खड़ी अधेड़ उम्र की नर्स की तरफ देखा। नर्स ने पास आकर कहा, भगवान को धन्यवाद कहो कि तुम्हारी जान बच गई। पैर खत्म हो जाए तो भी जिंदगी तो खत्म नहीं होती ना बेटा। जो भी तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर छोड़ गया उसका शुक्रिया करो। लड़की ख्यालों में डूब गई। क्या बताऊं कि कौन छोड़ गया। विक्रम ने ड्राइवर को ढूंढ निकाला और लॉकअप में उसकी अच्छे से मरम्मत की, लेकिन ड्राइवर ने कहा, साहब, उस दिन रास्ते में एक आदमी शाल ओढ़े उस लड़की को लेकर खड़ा था। रोते हुए कह रहा था कि मैं इसे हॉस्पिटल पहुंचा दूं। मैंने देखा कि लड़की की हालत बहुत खराब थी, जैसे कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। मैंने बैठा लिया। उसने बैठते ही कार तेजी से चलाने को कहा। मैंने भी लड़की को हालत को देखते हुए 100 की स्पीड से कार को दौड़ाया, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के सामने कार रोकी तो उसने लड़की को बाहर फेंक दिया। मैंने देखते ही पीछे मुड़कर देखा तो उसने कान पर रिवॉल्वर रखकर कहा कि कार दौड़ाओ। मैं क्या करता साहब, नहीं दौड़ाता तो वो मुझे गोली से मारता। लड़की तो सही जगह पहुंच ही चुकी थी। वो आदमी रिवॉल्वर रखकर रेलवे स्टेशन ले गया और वहीं उतरकर चला गया। मैंने तो जल्दी से घर आकर सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत मेरे पीछे पड़ा हो। रिवॉल्वर के खौफ के कारण पुलिस के पास भी ना जा सका, लेकिन सुबह उठकर जब देखा तो हैरान रह गया। मुझे डर था कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, इसीलिए जंगल में कार झाड़ियों से छुपा दी, मगर फिर भी आपने जीपीएस के पकड़ लिया। विक्रम ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसका कॉलर पकड़कर कहा, उस रात अगर तू उसको छोड़ने के बाद पुलिस के पास स्टेशन जाता तो वो पकड़ा जाता। लड़की बयान नहीं दे पा रही है, उसकी आवाज चली गई है। अब तू यही रहे, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तू यही रहेगा। इसके बाद विक्रम उसके झटके से छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर नीरज गुप्ता से मिलकर उसने कहा, डॉक्टर साहब, अब लड़की की काउंसलिंग करवाना जरूरी हो गया है। प्लीज आप किसी महिला साइकोलॉजिस्ट को बुलाएं। लड़की को वो संभाल भी लेंगी और बयान भी हो जाएंगे। डॉक्टर ने सहमति दी और जल्दी ही एक डॉक्टर को बुलवा लिया। नीति अरोड़ा, जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थी, वो शाम के समय लड़की से मिलने हॉस्पिटल आ गई। उन्होंने लड़की को पेपर और पेन दे दिया। लड़की के हालचाल जानने के बाद जब उन्होंने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने अपना नाम माधुरी बताया। विक्रम सामने खड़ा था और सब देख रहा था। लड़की ने अपने माता पिता के बारे में बताया
कि वो तो बचपन में ही गुजर चुके थे। जब उससे पूछा गया तो फिर उसे किसने रखा, पाल पोस कर किसने बड़ा किया, तो उसने बताया कि उसके पड़ोस में जतिन की फैमिली रहती थी। पापा ने उसे उनके हवाले कर दिया था। नीति अरोड़ा ने पूछा, माधुरी ये सब कैसे हुआ? कंफर्टेबल हो तो बताओ। माधुरी ने कहा, डॉक्टर जतिन की फैमिली तो बहुत अच्छी थी। जतिन मेरी उम्र का था और हम अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन उसकी मम्मी मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी, सारा काम करवाती थी और खाने को घर का बचा कुछ खाना ही देती थी। मेरे पापा मेरे नाम पर एक घर और कुछ जेवर छोड़कर गए थे। जतिन की मम्मी ने बस उसके ही लालच में मुझे अपने घर में रखा हुआ था। मैं पढ़ भी नहीं पाई थी। मुझे पढ़ने और खेलकूद का बहुत शौक था। जतिन और मैं घर के पास के मैदान में जाकर निशाना लगाया करते थे। आप जानती हैं, उसका निशाना मुझसे अच्छा नहीं था। वो कहता था, माधुरी तू एक दिन बड़ी निशानेबाज बनेगी। लेकिन डॉक्टर वो कहाँ जानता था कि उसकी मम्मी मुझे घर से ही निकालने नहीं देगी। जतिन मुझे पढ़ाया करता था। वो जो पढ़ता बाद में मुझे भी पढ़ाता। उसके पापा मुझे थोड़ा सपोर्ट करते थे, लेकिन स्कूल जाने की इजाज़त आंटी से नहीं दिलवा पाए। मैं घर पर रहकर ही पढ़ती रही। मेरे पास ज्ञान तो था, लेकिन रिपोर्ट कार्ड नहीं। कभी स्कूल जो नहीं गई। जतिन को स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करा दी गई। वो चला गया और मुझसे कहकर गया कि जैसे आज तक मुझे पढ़ाता आया है, वैसे ही वापस आकर मुझे निशानेबाजी भी सिखाएगा। डॉक्टर मुझे उसकी बहुत याद आती थी। 5 साल हो गए थे, मिल नहीं पाई उससे। उसका जब भी फोन आता तो वो आंटी से मुझसे बात करने के लिए भी कहता, लेकिन आंटी बहाना बना देती, कह देती कि सब्जी लेने गई है या खाना बना रही है। जब वो कभी घर पर नहीं होती तो मैं लैंडलाइन से उसको फोन किया करती थी। वो मेरी सारी बातें खामोशी से सुनता रहता था। एक वही तो था मेरा अपना। जब मैं 18 की हुई तब वकील साहब घर आए। उन्होंने कहा कि ये जमीन जायदाद मेरी शादी होने के बाद ही मिलेगा। मैं कैसे भूल सकती हूँ ये सुनकर जब आंटी ने मुझे कमरा बंद करके मारा था। अंकल मुझे खड़े चिल्ला रहे थे, सरोज मत मारो उसे, उसकी क्या गलती है, ऐसे तो मर जाएगी वो। दरवाजा खोला सरोज और मैं अंदर आंटी के सामने जमीन पर पड़ी खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रही थी, मगर उनके दिल पर मेरे रोने बिलखने का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो बस पतली सी छड़ी से मुझे लगातार पीटे जा रही थी। मेरे शरीर पर जगह जगह नीले निशान पड़ चुके थे। उसी समय जतिन का फोन आया और पता चला कि जतिन शाम तक आने वाला है। आंटी ने मुझे मारना छोड़ दिया और कमरे के बाहर निकल गई। मुझे जतिन के आने की खुशी थी। उन्होंने ऑन में जाकर जतिन से बात कर रही थी और उनके तेज बोलने और बहस करने की आवाजें आ रही थी। मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया। मैं कमरे में बैठी खुद को देख रही थी और रो रही थी। अंकल ने मुझे आकर देखा और कहा, चल बेटा उठ, कुछ खा ले। मैं उठकर किचन में चली गई और बासी खाना ढूंढने लगी, लेकिन जाने क्यों जतिन नहीं आया। 2 दिन बाद मैंने अंकल से पूछा, अंकल जी जतिन क्यों नहीं आया? वो तो आने वाला था ना? अंकल जी कहा, अरे उसकी कुछ ट्रेनिंग बढ़ गई थी, कोच ने आने से मना कर दिया। मैं तो डॉक्टर इस बात से उदास ही हो गई थी। मेरा कोई अपना आने वाला था। 5 साल बीत चुके थे, उसको देखी ही नहीं थी। मैं तो उसे पसंद करने लगी थी। उसी पर तो मुझे विश्वास था कि ताउम्र वो ही मेरे साथ चल सकेगा। फिर से 5 महीने बीत गए और आंटी ने शादी वाली बात का कोई जिक्र भी नहीं किया। लेकिन आंटी ने मुझ पर रोज की बातों को लेकर अत्याचार और अंकल का चुपके से सपोर्ट करना चलता रहा। फिर से एक दिन जतिन ने फोन करके कहा कि वो आने वाला है, लेकिन ज़्यादा रुकेगा नहीं क्योंकि एक टूर्नामेंट की तैयारी करनी है। मैं तो बेहद खुश थी और जतिन का मनपसंद खाना बना रही थी। जब जतिन आया तो सबके गले लगा, लेकिन मेरे नहीं। उसने मुझे सिर्फ हेलो कैसी हो इतना ही कहा। जतिन हैंडसम हो चुका था, इतना सुंदर दिख रहा था कि मैं अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी।
आंटी ने मुझे टोका, ऐसे क्या घूरे जा रही हो इसको, चल काम कर जाकर। जतिन ने ये सुनकर मेरी तरफ देखा था और मैं चिप गई थी। यहाँ तक कि कहानी जो कि माधुरी लिखाई जा रही थी और डॉक्टर नीति अरोड़ा बढ़ती जा रही थी, उसे पढ़कर उन्होंने कहा, ओहो, तो तुम जतिन को जानती थी और वो तुम्हें? तो माधुरी ने कहा, इस वक्त का तो पता नहीं, लेकिन आंटी जब भी मुझे कुछ कहती तो वो पीछे से कहता, क्या मम्मी इतना क्यों डांटती हो इसको, ये कोई नौकर थोड़े है। तो आंटी जी कहती, डांट नहीं तो क्या कहूँ इसका, तू देख नहीं रहा कोई काम ठीक से नहीं करती। फिर जतिन उन्हें समझाने लगता। मैं चौंक गई जब एक दिन उन्होंने कहा, जतिन तू इतनी साई लेता है इसकी, शादी ही कर ले इससे। तो मैं चौंक गई कि आंटी मुझे बहू बनाने को तैयार कैसे होगी। लेकिन मुझे तो जतिन पसंद था और आंटी को मेरे नाम पर की हुई संपत्ति की चाहत थी। मैं केवल खुश हुई और दूसरी कोई बात सोची ही नहीं। जतिन ने ये सुनकर नजर नीचे झुकाकर बैठा रहा। मुझे लगा कि शर्मा रहा है, लेकिन अगले पल ही उसने गर्दन उठाकर कहा, मैं इसकी साई लेता हूँ तो क्या इससे शादी कर लूंगा। आपको अजीब नहीं लगेगा कि ये यही बड़ी हुई और यही बहू बन जाएगी। ये सुनकर तो मुझे धक्का लगा और जो सपने कुछ पल मैं बुन रही थी वो एक पल में क्षण से टूट गए। आंटी ने जतिन को तबके पर खींचा और कहा, मेरे साथ अंदर चल। जतिन उनका चेहरा देख रहा था, मगर वो उसे खींचकर अंदर ले गई। पापा भी अंदर चले गए और मैं बाहर बैठी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने लगी। 1 घंटा हो गया। अंदर से आवाजें तो आ रही थी, मगर शब्द साफ नहीं थे। कुछ देर बाद जतिन बाहर आया। अंकल ने कहा, मुझे तो खुशी है कि माधुरी मेरे जतिन की पत्नी बनेगी। इससे अच्छी लड़की भला कहाँ मिलती। मैं तो आंटी को देख रही थी, पता नहीं वो खुश थी या दुखी। जतिन का स्पाट चेहरा मेरे मन में ढेरों सवाल पैदा कर रहा था। मौका मिलते ही मैंने उससे डरते हुए पूछा था, जतिन क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या तुम पर आंटी का दबाव है। जतिन मुस्कुराया और बोला, अरे मुझे तुम पसंद हो, थोड़ा सा ड्रामा किया था। उसके बाद उसने मुझे गले से ऐसे लगाया कि मैं कसमसाती रही और उसने छोड़ा नहीं। उसने कहा, अरे कब से चाहता हूँ तुम्हें, बस कहा नहीं था। अब तो तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। मैं तो उसकी बाहों में शर्मा गई थी। बचपन से जतिन को अपना मानती थी, उसके अलावा तो मेरा और कोई था ही नहीं। मैं बहुत खुश थी कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया था। परिवार को खोया था मगर प्यार मिल गया था। एक दिन जतिन के साथ शादी हो गई और मेरे पापा के घर पर मुझे हक मिल गया। जतिन अक्सर अपने टूर्नामेंट में बिजी रहता था और मेरे कितनी बार कहने पर भी उसने मुझे निशानेबाजी नहीं सिखाई। हर बार मेरी सास बीच में बोल पड़ती थी, शायद इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। मुझे तो यही लगता था। मेरी स्थिति शादी के बाद उस घर में जरा भी सुधर गई थी। अच्छे कपड़े पहनने को मिल गए थे और खाना मिलने लगा था। सास भी जाने कैसे लेकिन काफी बदल गई थी। लेकिन जतिन का प्यार, वो तो मुझे किस्तों में मिलता था। जब वो घर आता था उस पर भी मेरी सास उसे दूसरे काम में लगा देती थी। जतिन के मेरे बीच प्यार की घड़ियां कम थी, अक्सर उसे काम आ जाता था। कुछ महीनों तक सही चला, फिर मेरी सास ने मुझसे कहना शुरू किया, पैसों की इतनी तंगी हो रही है, अब क्या करूं, कैसे घर को चलाया जाए। इतनी महंगाई में जतिन के टूर्नामेंट से क्या ही आता है, ये कोई कमाई थोड़े है, उल्टे उसको हमें ही खर्चा देना होता है। जाने ये कब कमाएगा। तुझे पता है, एक बार मैंने घर के लिए अपने गहने बेच दिए थे। आजकल की बहुएं इतना त्याग भला कहाँ कर पाएंगी। अपने लिए तो नहीं, लेकिन जतिन के खिलाफ नहीं सुन पाई। मैंने भी उनको अपनी माँ के गहने उठाकर दे दिए। वो तो खुश होकर चली गई और मैं सुकून से बैठी रही, जैसे मैंने कोई विश्व पदक जीत लिया हो। फिर कुछ 2 महीने में ही उन्होंने मुझसे मेरे पापा के घर के लिए कहना शुरू किया। मुझसे कहती, अरे ये जतिन के नाम क्यों नहीं कर देती, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे जतिन उठाकर भाग जाएगा। अरे जो तेरा है वो सब जतिन का भी तो है, जैसे जतिन का सब कुछ तेरा हो चुका है। अरे तू उसे चाहती नहीं क्या।
ये बातें मेरे मन को सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं तो उसे बहुत चाहती थी। सास की बातें दिल कचोड़ रही थी। जो जतिन का था वो मेरा था। जतिन घर आया और मैंने उसके सामने ही सास से कहा, मम्मी जी, घर किसी के भी नाम हो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो सब कुछ हम दोनों का ही है। जब इनका सब कुछ मेरा है जबकि मेरा तो नाम कहीं नहीं लिखा है। पापा जी ने कहा, बेटा कैसी बातें कर रही हो, अरे तुम्हें हमने बच्चों से पाला, लड़की को कौन अपने पास रखता है। वो तो तुम्हारे पापा मेरे दोस्त थे और मैंने भी दोस्ती का फर्ज अदा किया, लेकिन आज ये बात कहकर तुमने दिल पर वार किया है। पापा जी का ऐसा कहना मुझे अजीब लगा क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं की थी। सास ने भी आंखें तरेरते हुए कहा, तेरी जुबान बहुत कैंची की तरह चल रही है। उन्होंने तुरंत उठकर मेरे बाल पकड़ लिए। मैं इस अचानक हुए हमले से बिलबिला गई थी। जतिन खड़ा देख रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भी कि जतिन, तुम्हारी माँ मुझे मार रही है, ऐसा क्या देख रहे हो, प्लीज मुझे छुड़ाओ। लेकिन जतिन एकटक देख रहा था। मेरे चीखने का जैसे कोई असर ही ना था। पापा जी ने भी कहा, बाल क्यों पकड़े हैं, इसे तो खींच कर थप्पड़ लगाओ। अपनी दोस्त जमाती है, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। उन्होंने तो लाकर एक छड़ी मेरी सास को दे दी। मैं हैरान रह गई, ये क्या हो रहा था मेरे साथ। मैंने जतिन की तरफ देखा तो उसने कहा, देखो माधुरी, ऐसा है कि अगर तुम घर मेरे नाम कर दोगी तो ये सब नहीं होगा। मैं तो जतिन की बातें सुनकर हैरान थी। मैं तो जतिन को अपना मानती थी, उस पर भरोसा करती थी, लेकिन ये मैं क्या देख रही थी। मैंने उससे कहा, जतिन, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें ये गलत नहीं लगता। लेकिन जतिन ने मुस्कुराकर कहा, देखो माधुरी, कोई अपने साथ लेकर कुछ नहीं गया है, तुम भी नहीं ले जाओगी। जैसे तुम्हारे पापा नहीं गए, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जिद छोड़ दो। मैं फटी आंखों से उसे देखती रह गई। क्या कह रहा था ये सब जतिन? मैंने तो इस पर भरोसा किया था और वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। मैंने कहा, इसका मतलब ये प्यार झूठा है। पापा जी, आप तो मुझे बचपन से फेवर करते आए हैं। पापा जी ने कहा, देख माधुरी, हम दोनों भी अगर तेरी सास की तरह बन जाते तो तू घर से भाग जाती। हाँ, जतिन के पापा जी ने कहा, देख माधुरी, हम दोनों, हाँ, जतिन को तुझसे शादी के लिए मनाया गया है। तभी जतिन बोल पड़ा, माधुरी, तेरी वजह से मैंने अपने प्यार को छोड़ दिया। अब ये घर बेचकर अपनी अकादमी खोलूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी करूंगा। डॉक्टर, मैंने तभी घर को इसके नाम करने से मना कर दिया और कहा, तुम लोग चाहे जो कर लो, लेकिन ये घर तुमको नहीं मिलेगा, ये मेरा है। कहकर जब मैं दरवाजे से बाहर भागी तो मेरी सास ने मेरा हाथ खींचा और जतिन ने मेरे बाल। उन तीनों ने मिलकर मुझे मारा। उनके पैरों तले दबी थी, उनसे विनती कर रही थी कि छोड़ दे, मगर किसी का दिल नहीं पिघला। ससुर जी ने उस छड़ी से मेरे पैरों पर लगातार वार किए। मेरे शरीर के हर हिस्से पर वार किया गया। मैं बिलबिलाती रही, रोती रही, चीखती रही, मगर किसी को तरस नहीं आया। 2 घंटों तक वो लोग मुझ पर बेड़ियों की तरफ आंखों से वार करते रहे। मैं जैसे तैसे करके अपने कमरे से बालकनी की तरफ पहुंची तो जतिन ने आकर मेरा गला पकड़ लिया। बोला, ऐसे नहीं मरेगी तू, तू तो ऐसे मरेगी। तेरी सांसें मैं रोकूंगा। तेरी वजह से मुझे गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करने दी गई। तेरी जिंदगी कैसे बख्श सकता हूँ मैं। वो मेरा गला दबा रहा था और मुझे सब धुंधला दिखने लगा था। उसको ये खौफनाक चेहरा काश मैंने पहले देख लिया होता। उसके पापा ने तभी उसका हाथ पकड़ा और कहा, छोड़ दे जतिन, क्यों अपने हाथ गंदे कर रहा है, इसको अंदर ले चलो और साइन करवा लो, उसके बाद फेंक आना कहीं। ये सुनकर जतिन की पकड़ कुछ ढीली हुई, लेकिन ससुर जी के शब्द मुझे बेध गए थे। मैं जीते जी अपना घर उन्हें कैसे दे सकती थी। बाद में भी मरना ही था तो पहले ही से ही। मैं बिना कुछ और सोचे बालकनी से कूद गई। मैं चौथे फ्लोर से सीधे नीचे आकर गिरी। उसके बाद क्या हुआ मुझे ही नहीं पता। ये सारी कहानी सुनकर डॉक्टर हैरानी से विक्रम की तरफ देखने लगे। नीति ने कहा,
तो तुम्हें यहाँ उस रात किसने फेंका था? माधुरी आंखों में सवाल लिए उनकी तरफ देख रही थी। उसने लिखा, पता नहीं। पता चले तो मुझे भी बता दीजिए, आखिर किसने मेरी सांसें बचाई हैं? अब विक्रम का काम इस व्यक्ति को ढूंढ निकालना था जो उसे इतनी रात को वहां फेंक गया था। सारा देश इस लड़की की कहानी सुन रहा था। न्यूज एंकर ने पूछा, इस लड़की का पति और सास ससुर में से फिर कोई मिला नहीं? विक्रम ने कहा, जी नहीं, सबके सब कहीं भाग गए, जाने कहाँ जाकर छुप गए। बहुत तलाश की मगर नहीं मिले। हमने स्केच बनवाए मगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उनके फोन नंबर भी बंद थे। मैं मानता हूँ ये हमारा फेलियर है, लेकिन पुलिस ने भरपूर कोशिश की। तभी चैनल पर न्यूज एंकर ने आगाज किया उस लड़की का जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। जैसे ही माधुरी स्क्रीन पर आई तो सबकी आंखें नम हो गई। टोक्यो से पहला गोल्ड जीतकर आने वाली पहली भारतीय लड़की बनी थी। जोरदार उसका स्वागत हुआ। उसके आते ही न्यूज एंकर ने कहा, माधुरी जी, अब तक तो हम आपकी एक्सीडेंट के पहले की कहानी सुन रहे थे, अब आगे की कहानी आप सुनाइए। हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, बल्कि इस वक्त पूरा देश सुनना चाहता है। माधुरी ने बताना शुरू किया तो एंकर ने कहा, रोकने के लिए माफी, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ने बताया कि आपकी आवाज चली गई थी। तब माधुरी ने कहा, जी आवाज चली गई थी, लेकिन समय के साथ साथ बहुत से उपचार हुए और दवाइयाँ चली, जिससे मेरी आवाज लौट आई। शुक्र है कि मेरा घर मेरा ही था, जिसे बेचकर मैंने ये सब किया। मेरे पैर काट देने के बाद जैसे मेरा आत्मविश्वास ही चला गया था। मैं जैसे खुद पर ही बोझ बन गई थी, लेकिन उस वक्त डॉक्टर नीति और इंस्पेक्टर विक्रम ने मेरा बहुत साथ दिया। बल्कि सच तो ये है कि इन लोगों के कारण ही मैं आज जिंदा हूँ। मैं तो अंदर तक टूट चुकी थी। हर वक्त व्हील चेयर पर रहना बहुत ही दुख देने वाला होता है। दूसरे मेरा कोई अपना भी नहीं था जो मेरा दुख समझता, लेकिन इन लोगों ने जो मेरे लिए किया वो इन्हें भगवान बनाता है। मैंने डॉक्टर नीति अरोड़ा को बात करते हुए बताया था कि मैं निशानेबाजी की शौकीन थी। तो विक्रम ने कहा, तुम निशानेबाजी क्यों नहीं सीखती? अपना एक शौक पूरा कर लो और ओलंपिक में खेलोगी तो देश का नाम तो रोशन होगा ही, जिंदगी में आगे भी बढ़ोगी। तब मैंने कहा कि कटे हुए पैरों के साथ कैसे हो सकता है? तब विक्रम ने हंसकर कहा था, पहले अपना साथ तुम खुद दो, तब ईश्वर भी तुम्हारा साथ देंगे। तुम हामी भरो, इसका इंतजाम मैं करूंगा। मेरा घर मुझे वापस मिल चुका था, जिसे मैंने ट्रेनिंग और एस्थेटिक लिंक के लिए बेच दिया था। विक्रम का बहुत सहयोग रहा और नीति जी हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाती रही। इन दोनों ने कभी मुझे गिरने नहीं दिया और मैं आगे बढ़ती रही। विक्रम की अप्रोच से शूटिंग रेंज में मुझे एडमिशन मिल गया। मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, मेरे निशाने लगते रहे और मैं ओलंपिक तक पहुंच गई। मुझे गोल्ड मिलने पर इस देश के साथ साथ मेरे लिए ताली बजाने वाले लोगों में ये दो लोग मेरे अपने थे। साथ बैठा विक्रम माधुरी को ध्यान से देख रहा था। माधुरी की कहानी सुनकर आज हर एक की आंख नम हो रही थी। न्यूज एंकर ने कहा, एक आखिरी सवाल माधुरी जी, कि क्या कभी आपने अपने दोषियों से बदला लेने की नहीं सोची? माधुरी ने हंसकर कहा, देखिए, जैसे अर्जुन के सामने एक लक्ष्य था, वैसे ही मेरे सामने भी मेरा अपना लक्ष्य था और वो था अच्छा शूटर बनना। मैंने बस वही किया। एंकर ने मुस्कुराकर ताली बजाते हुए कहा, वो तो आप बन ही गई हैं। इसी के साथ कार्यक्रम खत्म हो चुका था। स्टूडियो में बैठी सारी ऑडियंस जोरदार ताली बजा रही थी। इसके बाद विक्रम के साथ माधुरी उठकर बाहर आ गई। बाहर आते ही विक्रम ने कहा, माधुरी, तुम्हारे गुनहगार पकड़े नहीं गए, लेकिन आज का ये प्रोग्राम उन्हें भी देखा होगा। माधुरी चुप रही। विक्रम ने कार को मोड़ तो माधुरी ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो विक्रम? ये कौन सा रास्ता है? विक्रम ने कहा, वही काम पूरा करने जा रहा हूँ जो अधूरा है, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। माधुरी उसे घूरकर देखने लगी। ये वाक्य जाने किस बात की तरफ इशारा कर रहा था। कार चलती रही, लेकिन विक्रम ने इससे ज्यादा कुछ कहा ही नहीं।
माधुरी ने गले में पड़े अपने गोल्ड मेडल को उतारना चाहा तो विक्रम ने रोक दिया। अरे रुको, कुछ देर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। विक्रम ने किसी को कॉल करके कहा, सब रेडी रहना, कहकर फोन काट दिया। माधुरी ने फिर से पूछा कि कहाँ जा रही हैं, लेकिन उसका जवाब वही था कि खुद देख लेना, सब्र करो। सुनसान रास्ते से होती हुई कार शहर के बाहर एक फार्म हाउस के बाहर जाकर रुकी। माधुरी उस जगह को ध्यान से देख रही थी। वहां एक तरफ पहले से ही एक जीप खड़ी हुई थी। पुलिस बल पहले से मौजूद था। विक्रम ने हाथ देकर माधुरी को बाहर उतारा और चौकीदार से गेट खोलने को कहा। उसने पुलिस देखकर गेट खोल दिया। विक्रम से पहले सारी टीम ने फार्म हाउस को घेर लिया। विक्रम को दूसरे इंस्पेक्टर ने आकर कहा, सर जतिन अंदर ही है, हमने टोल से देख लिया है। ये सुनकर माधुरी के होश ही उड़ गए। क्या जतिन? मधुर के मुंह से निकला तो विक्रम ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। सब के सब अंदर घुसते चले गए और सीधे ड्राइंग रूम में जा पहुंचे। जतिन शराब का गिलास हाथ में लिए बैठा था। पुलिस को अंदर देखते ही चीखा, अंदर कैसे आ गए? बहादुर अंदर कैसे आने दिया? क्यों आए हैं आप लोग? माधुरी कभी बाहर ही थी। विक्रम ने कहा, पहचानते नहीं हो मुझे? जतिन ने उसे गौर से देखा और कहा, ओहो, तुम तो विक्रम हो, उस साली माधुरी के बॉडीगार्ड। तभी माधुरी बाहर से अंदर आई और उसके गाल पर अनगिनत थप्पड़ रसीद करती हुई चली गई। विक्रम हाथ बंधे खड़ा रहा और जतिन को संभालने तक का मौका ना मिला। माधुरी ने कहा, सोच रहे होंगे ना कि जिंदा कैसे, मर क्यों नहीं गई? अरे विक्रम जैसे लोग किसी को मरने नहीं देते और तुम जैसे लोग किसी को जीने नहीं देते। तभी अंदर से जतिन की पत्नी मोनिका बाहर आ गई। पुलिस देखकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा, विकास ये कौन है? ये पुलिस क्यों है यहाँ? तो विक्रम ने कहा, इनसे मिलिए मैडम, ये है आपके पति की पहली पत्नी माधुरी और ये पति का असली नाम विकास नहीं बल्कि यतिन है। जब जतिन की पत्नी ने माधुरी को देखकर कहा, आप वही गोल्ड वाली? माधुरी ने तपाक से कहा, जी हाँ, वही गोल्ड वाली। ये आदमी किसी का पति बनने लायक नहीं था। तुमने इसे अपना पति कैसे बना लिया? अरे कहीं करोड़पति बाप की औलाद तो नहीं? मोनिका फटी आंखों से माधुरी को देख रही थी। जतिन का सर नशा माधुरी के थप्पड़ों से उतर चुका था। उसने कहा, तुमने उस दिन जब छलांग लगाई तो तुम नीचे खड़ी कार पर गिरी और फिर जमीन पर। तुम्हें नीचे गिरे देखकर पापा डर गए थे। उन्होंने कहा, जतिन इसको हॉस्पिटल छोड़ा। बेटा गुस्से में हुआ तो मैं तो तुझे कितना रोक रहा था। मुझे तुम्हें नीचे गिरे देखकर होश आया कि अब मेरा क्या होगा, लेकिन फिर तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ने गया तो अपनी पिस्तौल लेकर गया। मैं अपने मुंह पर चादर ढक कर गया जिससे कोई मेरा चेहरा याद ना रखे। तुम्हें वहां फेंक कर घर आया, लेकिन सुबह टीवी में न्यूज़ देखी तो मामला काफी आगे बढ़ चुका था। हमें एकदम भागना पड़ा, जिसके बाद मैंने मोनिका से शादी कर ली। मम्मी पापा तो एक्सीडेंट में चले बसे। मुंह पर हाथ रखे जतिन की हिम्मत माधुरी से नजर मिलाने की भी नहीं थी। माधुरी ने कहा, जान से मारने वाले जान कब से बचाने लगे? जतिन ये करके तुम अपनी जान बचाना चाहते थे, मेरी नहीं। विक्रम ने भी कहा, क्या सोचा था कि कभी पकड़े नहीं जाओगे? हाँ, कुछ साल लगे, लेकिन जतिन तुम्हें छोड़ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुझ पर और पुलिस महकमे और तुम्हारे कारण बहुत सवाल उठे। यहाँ छुपकर तुमने सोचा कि कभी पकड़े नहीं जाओगे, लेकिन किसी की बद्दुआ खाली नहीं जाती और तुमने तो इसे मारने की ही कोशिश कर दी। अपराधी हमेशा पकड़ा जाता है। मोनिका की आंखें भर आई थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी और पुलिस जतिन को गिरफ्तार करने ले गई थी। आज जतिन माफी मांगना चाहता था, लेकिन माफी कैसे मांगता? जुर्म की माफी नहीं, सजा होती है। वही तो अब मिलने जा रही थी। माधुरी सुकून से जाकर जीप में बैठ चुकी थी और आंखें बंद करके म्यूजिक सुन रही थी। हालातों से लड़कर पैरों पर खड़ी हुई और उसने कुछ बनकर दिखाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।